नमस्कार विद्यार्थियों, अपना पाठ चल रहा है चौथा, जिसमें अभी अपना टॉपिक चल रहा है मुगल आक्रमण। तो अभी हम मुगल आक्रमण के बारे में जान रहे हैं। राजस्थान के राजपूत शासकों के ऊपर जो मुगलों के आक्रमण हुए, उन आक्रमणों से संबंधित जानकारियां हम देख रहे हैं। तो मुगल आक्रमण में हमने राजस्थान के बहुत सारे राजपूत शासकों के बारे में जाना। पिछली कक्षा में हमने राव चंद्रसेन के बारे में जाना, जिनके समय मुगल शासक अकबर का आक्रमण हुआ मारवाड़ के ऊपर। आज हम मुगल आक्रमण वाले अपने इस टॉपिक में शासक के बारे में जानेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में। तो आज अपना जो पॉइंट है वो है राजस्थान के एक राजपूत शासक महाराणा प्रताप का। तो आज हम महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप का जो शासन क्षेत्र था, शासन क्षेत्र, महाराणा प्रताप का शासन क्षेत्र था मेवाड़। महाराणा प्रताप राजस्थान के एक प्रसिद्ध राजपूत शासक, हिंदू धर्म से संबंधित एक वीर योद्धा हुए हैं। महाराणा प्रताप का शासन क्षेत्र राजस्थान में मेवाड़ था। मेवाड़ के अन्य राजाओं के बारे में भी इस पाठ में हम जान चुके हैं। हमने महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा ऐसे राजाओं के बारे में भी जाना। वो सब भी मेवाड़ के ही शासक थे और उन्हीं के वंशजों में आगे जाकर महाराणा प्रताप हुआ। यानी राणा सांगा के आगे के परिवार में, उसके वंशजों में आगे जाकर महाराणा प्रताप हुआ। महाराणा प्रताप का भी शासन क्षेत्र मेवाड़ था। मेवाड़ के जो मुख्यतः आज के समय जिले हैं वह है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। आज के समय में यानी आधुनिक समय में उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा मेवाड़ क्षेत्र में राज संबंध, भीलवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये सभी क्षेत्र भी मेवाड़ क्षेत्र में ही आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वह उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का है। तो इस मेवाड़ क्षेत्र का शासक था महाराणा प्रताप। तो आज हम राजस्थान के एक वीर शिरोमणि राजपूत शासक महाराणा प्रताप से संबंधित जानकारियां देखेंगे। संपूर्ण राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक जो है, जिसका नाम सबसे ज्यादा उल्लेखता से लिया जाता है, प्रमुखता से लिया जाता है, वो है महाराणा प्रताप। तो आज हम राजस्थान के इतिहास के सबसे ज्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण शासक महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। शासन क्षेत्र हमने जान लिया। अब हम जानेंगे महाराणा प्रताप का शासन काल। महाराणा प्रताप कब से लेकर कब तक मेवाड़ का शासक रहा, तो वो हम देखते हैं। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और 1597 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन करता रहा। महाराणा प्रताप का मेवाड़ पर शासन क्षेत्र है 1572 से 1597 ईस्वी, यानी 1572 में गद्दी पर बैठे और 1597 तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप ने शासन किया। तो महाराणा प्रताप का मेवाड़ क्षेत्र पर शासन काल 1572 से 1597 ईस्वी तक था। तो अब हम महाराणा प्रताप के बारे में आगे की जानकारियां देखते हैं। महाराणा प्रताप के समय भी राजस्थान पर मुगलों का आक्रमण हुआ, मेवाड़ क्षेत्र पर मुगलों का आक्रमण हुआ। तो यहाँ हम महाराणा प्रताप से संबंधित जानकारी को विस्तार से जानेंगे। तो आप एक बात का ध्यान रखें। अब हम देखते हैं माता पिता। तो महाराणा प्रताप के पिता जो थे उनका नाम था उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, जो मेवाड़ के शासक थे, और इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था।
इनके पिता मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप का जन्म, इनका जन्म हुआ 9 मई 1540 ईस्वी को। स्थान था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। तो ये इनके जन्म से संबंधित जानकारी है। अब हम महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के समय जो मुगलों का आक्रमण हुआ था उसकी शुरुआत उदय सिंह के समय से ही हो गई थी। तो हम एक बार प्रताप के पिता उदय सिंह से संबंधित जानकारी को देखते हैं अलग से, तो वो आप जाने। तो उदय सिंह से संबंधित जानकारी हम देखते हैं। तो समय था 1567 का, 1567 ईस्वी का समय था। 1567 ईस्वी के समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। अब आप सबको पता है कि उधर दिल्ली का शासक मुगल वंश का राजा अकबर था। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। संपूर्ण भारत क्षेत्र पर वो अधिकार करना चाहता था, संपूर्ण भारत को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर ने संपूर्ण भारत में ये संदेश भिजवाया कि मैं संपूर्ण भारत का शासन करना चाहता हूं, तो सभी राजा स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। जो राजा स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार कर लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा उसको मुगल सेना से युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा आदेश अकबर ने निकलवाया था। तो भारत के बहुत सारे राजाओं ने अकबर की सेना या मुगल सेना से डरकर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और जिन्होंने नहीं की थी अकबर ने मुगल सेना की मदद से आसानी से उन शासकों को हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। राजस्थान के राजपूत शासकों को अधीन करने के लिए अलग से अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 में। तो उस नागौर दरबार में भी यही प्रस्ताव रखा गया। तो राजस्थान के भी बहुत सारे राजपूत शासकों ने अकबर जैसे शक्तिशाली शासक के विरुद्ध खड़े नहीं होने का निर्णय लिया और स्वेच्छा से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो बीकानेर का शासक है, जैसलमेर के शासक हैं, इसके अलावा आमेर के शासक थे। ये सब राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। केवल एक तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो उसके खिलाफ अकबर ने अभियान किया था जिसको हम जान चुके हैं। और एक मेवाड़ राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उस समय जब अकबर भारत के शासकों को या राजपूत राजाओं को अधीन कर रहा था, उस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। तो उदय सिंह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने एक विशाल सेना मेवाड़ के खिलाफ भेजी, मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए। तो वो समय था 1567 का। 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए उदय सिंह के खिलाफ एक मजबूत और विशाल सेना मेवाड़ की तरफ रवाना की। जब उदय सिंह को इस बात का पता चला कि अकबर एक विशाल सेना मेवाड़ की तरफ भेज रहा है और मेवाड़ को पर अधिकार करने के लिए मुगल सेना आ चुकी है, तो मुगल सेना मेवाड़ तक पहुंची नहीं थी। उससे पहले ही उदय सिंह अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ के किले को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे और चित्तौड़गढ़ किले की जिम्मेदारी अपने दो विश्वास पात्र सेनापति जयमल और फत्ता को सौंप दी थी। तो उदय सिंह के सेनापति थे सेनापति जिनके नाम थे जयमल, एक का नाम था जयमल और एक का नाम था फत्ता।
जयमल और फत्ता नाम के दो वीर सेनापति थे उदय सिंह के। जब उदय सिंह को खबर मिली कि मुगल सेना मेवाड़ पर आ रही है तो 1567 में उदय सिंह अपने परिवार को लेकर चित्तौड़गढ़ का किला छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। खुद उदय सिंह ने मुगल सेना का सामना नहीं किया। चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी किसको सौंपी? जयमल और फत्ता को। चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी जयमल और फत्ता को सौंपकर उदय सिंह चित्तौड़गढ़ से दूर सुरक्षित स्थान पर चले गए। अब इधर चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया जयमल और फत्ता को। जयमल फत्ता ने वचन दिया उदय सिंह को कि हमारे जीते जी मुगल सेना चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं कर सकती। जयमल और फत्ता काफी वीर सैनिक थे। इन्होंने इस प्रकार का वचन लिया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक मुगल सेना चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं कर सकती। तो अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर जयमल और फत्ता ने चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा को मजबूत किया और मुगल सेना का मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो गए। 1567 में बड़ी मुगल सेना चित्तौड़गढ़ पर आई और अंत में हमला हुआ। पहले मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ के मजबूत किले को चारों तरफ से घेर लिया। 4 माह तक मुगल सेना चित्तौड़गढ़ के किले पर घेरा डालकर खड़ी रही, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन मुगल सेनापति ने बारूद बिछाई और उस बारूद के विस्फोट से चित्तौड़गढ़ की किले की दीवार को तोड़ दिया। बारूद के विस्फोट से चित्तौड़गढ़ के किले की दीवार टूट गई और थोड़ा सा रास्ता बन गया। उस रास्ते में से मुगल सैनिक चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश कर गए। उसके बाद जयमल फत्ता के सैनिक, स्वयं जयमल फत्ता उसकी सेना और मुगल सेना के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम यह निकला कि जयमल और फत्ता ने इतनी वीरता दिखाई कि एक बार तो मुगल सेना भी पीछे हट गई, लेकिन बड़ी सेना होने की वजह से अंत में जीत मुगल सेना की हो गई और चित्तौड़गढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो गया। जयमल और फत्ता बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। जयमल और फत्ता की वीरता को देखकर अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और अकबर ने आगरा जाकर आगरा का जो किला है उस किले के द्वार पर हाथी पर बैठी हुई जयमल और फत्ता की मूर्तियों को लगवाया। आगरा के किले में, आगरा के किले के द्वार पर गजारूढ़ हाथी पर बैठी हुई गजारूढ़ प्रतिमाएं लगाई। जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर हाथी पर बैठी हुई जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई। ये मूर्तियां लंबे समय तक आगरा के किले के द्वार पर लगी रही, लेकिन आगे के समय में मुगल वंश का शासक हुआ औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने बाद में प्रतिमाओं को हटवा दिया। तो ये जानकारी थी उदय सिंह के समय की। उदय सिंह के समय में चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का आक्रमण हुआ। उदय सिंह सामना नहीं कर पाया और अंततः जीत मुगलों की हुई और चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया उदय सिंह के समय में ही। तो उदय सिंह के समय में ही केवल चित्तौड़गढ़ का किला ही नहीं, मेवाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों पर, यानी मेवाड़ के अधिकतर क्षेत्रों पर, कुछ एक क्षेत्र ही मुक्त रहे, बाकी अधिकतर क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार यानी अकबर का अधिकार हो चुका था। अब आगे जानकर देखते हैं। आगे जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। ये उनके पिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसमें हमने जाना
कि उनके पिता के समय 1567 में मुगल सेना का आक्रमण हुआ था और मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले पर और मेवाड़ के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अब हम महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं। तो अपना पॉइंट है महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। अपना पॉइंट है महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। अब हम महाराणा प्रताप के एक बार प्रारंभिक जीवन पर गौर करते हैं। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था। तो यहां आपने जान लिया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में 9 मई 1540 को हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। अब उदय सिंह के एक दूसरी पत्नी और थी, उदय सिंह के एक दूसरी पत्नी और थी, एक तो जयवंता बाई थी, जयवंता बाई जिसके प्रताप हुआ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और एक दूसरी पत्नी और थी जिसका नाम था धीर कंवर। इस धीर कंवर के लिए एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जगमाल। तो इस प्रकार उदय सिंह के 2 पत्नियां और 2 पुत्र थे। उनकी जो मुख्य पत्नी वो जयवंता बाई जिसके प्रताप हुआ और दूसरी पत्नी थी धीर कंवर जिनके जगमाल हुआ। अब नियम के हिसाब से देखा जाए तो प्रताप बड़ा पुत्र था, तो मेवाड़ की गद्दी पर प्रताप का अधिकार सिद्ध था और राजपूत सरदार भी प्रताप को ही मेवाड़ का अगला शासक मान रहे। लेकिन इस धीर कंवर ने उदय सिंह को किसी प्रकार से इस बात के लिए राजी कर लिया कि अगला शासक प्रताप नहीं जगमाल बनना चाहिए। तो धीर कंवर की बातों में आकर उदय सिंह ने अपना युवराज या मेवाड़ का अगला राजा जगमाल को नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार की प्रारंभिक घटनाएं महाराणा प्रताप के जीवन में आई। जब उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो जगमाल ने खुद को महाराजा घोषित कर दिया मेवाड़ का। उदय सिंह की मृत्यु होते ही जगमाल ने खुद को मेवाड़ का महाराजा घोषित कर दिया। लेकिन मेवाड़ के जो राजपूत सरदार थे, मेवाड़ के राजपूत सरदारों ने इस जगमाल को तो गद्दी पर नहीं बैठने दिया और महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 के दिन, उस दिन था होली का दिन था और स्थान था गोगुंदा। यह स्थान है उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ का जो मैन किला है उस मैन किले पर तो मुगलों का अधिकार था ही, बाकी मेवाड़ के कुछ एक क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार नहीं था। तो उन क्षेत्रों में ही था गोगुंदा पर मुगलों का अधिकार नहीं था। तो जगमाल ने जब स्वयं को मेवाड़ का महाराजा घोषित कर दिया तो मेवाड़ के राजपूत सरदार खड़े हुए और मेवाड़ के राजपूत सरदारों ने जगमाल को तो गद्दी पर नहीं बैठने दिया और अपने प्रयासों से महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया। यानी अगला शासक महाराणा प्रताप को ही बनाया गया। महाराणा प्रताप शासक बना मेवाड़ के राजपूत सरदारों के सहयोग से। यदि ये राजपूत सरदार सहयोग नहीं करते तो शायद महाराणा प्रताप मेवाड़ का आगे का शासक बने नहीं पाता। तो मेवाड़ के राजपूत सरदारों के सहयोग से प्रताप ही 28 फरवरी 1572 के दिन मेवाड़ का शासक बना। उस दिन होली का दिन था। होली के दिन गोगुंदा नाम के स्थान पर प्रताप का राज तिलक किया गया। राज तिलक महाराणा प्रताप का राज तिलक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में कर दिया गया। आगे देखते हैं। शासक बनने के बाद में
महाराणा प्रताप के सामने और कठिनाइयां आई। कठिनाइयां ये आई कि जब महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना, उस समय मेवाड़ की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी या जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत कमजोर स्थिति में थी। मेवाड़ का अधिकतर क्षेत्र मुगलों के अधीन था। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, जो मेवाड़ की राजधानी रहता था, वो भी मुगलों के ही अधीन था। इस प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयां उस समय मेवाड़ में थी। मेवाड़ के कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे जो मुगलों की अधिकार से बचे हुए थे। उन क्षेत्रों पर ही अकबर ये महाराणा प्रताप शासन कर रहा था। दूसरी तरफ लंबे समय से यानी पुराने समय से ही मुगलों और मेवाड़ के बीच में लड़ाइयां होती रही थी, क्योंकि मेवाड़ राज्य एक ऐसा राज्य था राजस्थान का जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और अकबर से भी पहले और भी जितने भी मुसलमान राजा हुए हैं वो सब भी मेवाड़ के साथ हमेशा युद्ध करते ही रहते थे। तो मेवाड़ पुराने समय से ही मुस्लिम आक्रमणों से त्रस्ता, मुसलमानों से या मुगलों से मेवाड़ के आक्रमण चलते रहते थे। तो इतने लंबे संघर्ष की वजह से मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी, जो धन की स्थिति थी, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। तो प्रताप जब मेवाड़ का शासक बना तो मेवाड़ की जो राजनीतिक स्थिति थी और जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर अवस्था में थी। अब महाराणा प्रताप के सामने भी यही प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। तो महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के प्रति स्वतंत्रता का प्रेम दिखाया और महाराणा प्रताप के पूर्वजों ने जो मार्ग अपनाया था कि मुसलमानों के सामने सर नहीं झुकाना है, चाहे से उनके सामने कठिनाइयां पाकर मर ही जाना है, लेकिन मुसलमानों के सामने सर नहीं झुकाना, इस प्रकार का मार्ग ही महाराणा प्रताप ने अपनाया। महाराणा प्रताप ने भी मुगलों के अधीन नहीं होने की कसम खाई और अपनी मातृभूमि को कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होने देने का वचन लिया और एक तरह से मातृभूमि के प्रति स्वतंत्रता प्रेम का वचन देकर महाराणा प्रताप ने शासन करना शुरू किया। तो महाराणा प्रताप की जो सबसे मुख्य बात है उनके जीवन की वो यही है कि मातृभूमि के प्रति स्वतंत्रता प्रेम, ये महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे मुख्य बात है। महाराणा प्रताप के जीवन की जो सबसे मुख्य बात है वो यही है कि महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के प्रति स्वतंत्रता प्रेमी थे। वो अपनी मातृभूमि को किसी भी शर्त पर या किसी भी स्थिति में मुगलों के अधीन नहीं होने देना चाहते थे। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए हमेशा लड़ने के लिए वो तत्पर थे। इसी प्रकार का मार्ग महाराणा प्रताप ने अपनाया और अकबर जैसे मजबूत राजा के खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा की या युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गए। अकबर जैसे शक्तिशाली शासक के सामने भी उसने सर नहीं झुकाया, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अब मेवाड़ के जो अन्य राजपूत सैनिक थे या राजपूत सामंत थे या राजपूत सरदार थे, उन सबका भी मनोबल काफी ज्यादा टूटा हुआ था, क्योंकि पुराने समय में भी मुस्लिम आक्रमणों से वो त्रस्त थे और अकबर की सेना यानी मुगल सेना ने भी मेवाड़ के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था। तो मेवाड़ के जो राजपूत सैनिक थे उन सबका मनोबल टूटा हुआ था। वो सब मुगल सेना के साथ आगे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। तब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी राजपूत सरदारों और सामंतों को इकट्ठा किया और उन सबको वापस से मुगलों के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार किया। उसके लिए महाराणा प्रताप ने वचन दिया। महाराणा प्रताप ने सभी सामंतों और सरदारों को एकजुट करके वचन दिया कि मैं जब तक
अपनी मेवाड़ क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्रों को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूंगा, या मेवाड़ के जितने भी क्षेत्र हैं उन पर दोबारा से अधिकार नहीं कर लूंगा, उनको मुगलों के हाथों से वापस से स्वतंत्र नहीं करा लूंगा, तब तक मैं राजमहलों में नहीं जाऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, पंचधातु जो है उनके बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, आभूषण और जो राजसी वस्त्र हैं उनका धारण नहीं करूंगा, ज्यादा अच्छे प्रकार का भोजन नहीं करूंगा। इस प्रकार के वचन महाराणा प्रताप ने अपने सामंतों और सरदारों को दिए। जब अपने राजा के ऐसे वचन राजपूत सामंतों और सरदारों ने सुने तो उनके अंदर भी मुगलों के प्रति लड़ने का जोश जागृत हुआ और वो वापस से महाराणा प्रताप के साथ मुगलों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक कुशलता के बल पर महाराणा प्रताप ने अपने निराश सरदारों, सैनिकों और सामंतों को दोबारा से मुगलों के खिलाफ खड़ा करने में सफलता प्राप्त की। अब महाराणा प्रताप अपने सैनिकों को और सेना को तैयार कर चुका था, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयारियां करने लगा था। तो उसने प्रारंभ में महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो गोगुंदा थी, गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ और गोगुंदा ही महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी थी। लेकिन गोगुंदा चित्तौड़गढ़ के पास में पड़ती थी और चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार था। तो गोगुंदा में रहते हुए यदि महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ तैयारी करेगा तो उसकी सारी जानकारी मुगलों तक पहुंच ही जाएगी। तो महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से अपनी राजधानी कुंभलगढ़ में स्थानांतरित कर ली। यानी महाराणा प्रताप की सोच ये थी कि मैं मुगलों के खिलाफ जो तैयारी कर रहा हूं उसकी खबर मुगलों को नहीं मिली, तो उसने अपनी राजधानी गोगुंदा से हटाकर कुंभलगढ़ में स्थानांतरित कर ली, क्योंकि गोगुंदा थोड़ा पास में था चित्तौड़गढ़ के और कुंभलगढ़ थोड़ा दूर। तो अपनी राजधानी दूर यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर ली राजधानी को। मुगलों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने के लिए या संघर्ष की तैयारी करने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर ली। अब जब महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ युद्ध करने की, उनसे लोहा लेने की तैयारी कर रहा था, तो इस प्रकार की जानकारी अकबर तक पहुंच ही गई। अकबर को इस बात का पता चल गया कि मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, अपनी सेना को मजबूत बना रहा है और मेवाड़ के क्षेत्रों पर वापस से अधिकार करने के लिए तैयारियां कर रहा है। इस प्रकार की जानकारी अकबर को मिली तो अकबर ने महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अकबर ने भी प्रण लिया कि मैं भी महाराणा प्रताप को कैसे भी करके अधीन करूंगा। तो सबसे पहले अकबर ने वही शांति का मार्ग अपनाया कि शांति से ही यदि महाराणा प्रताप उसके अधीन हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो महाराणा अकबर भी एक उदार प्रवृत्ति का शासक था, वो भी डायरेक्ट युद्ध नहीं चाहता था, वो भी पहले शांति के मार्ग पर चलते हुए ही शासकों को अधीन करता था और जो फिर बात नहीं मानता था उससे वो युद्ध करता था। तो प्रताप को भी अधीन करने के लिए अकबर ने पहले शांति का मार्ग अपनाया और प्रताप के पास शांति प्रस्ताव भेजे। लेकिन प्रताप मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कसम ले चुका था, वो किसी भी स्थिति में मुगलों के अधीन नहीं होना चाहता था। चाहे अकबर ने उसके पास शांति प्रस्ताव ही भेजे, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की जो देशभक्ति थी वो अपने चरम शिखर पर थी। महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि को किसी भी स्थिति में मुसलमानों या मुगलों के अधीन नहीं देख सकता था। इसलिए महाराणा प्रताप ने अकबर द्वारा भेजे गए शांति प्रस्तावों को नहीं माना और अंत में फिर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध
निश्चित था। तो यहां हम जानेंगे यहां हम देखते हैं अकबर द्वारा प्रताप को अधीन करने के लिए किए गए अधीन करने के लिए भेजे गए शांति प्रस्ताव। तो अकबर ने प्रताप को अधीन करने के लिए शुरू में शांति प्रस्ताव भेजे थे। तो अकबर ने एक बार नहीं 4 बार, अकबर ने 4 बार महाराणा प्रताप के पास शांति प्रस्ताव भेजे। तो सबसे पहले जो शांति प्रस्ताव भेजा गया वो भेजा गया जलाल खां कोरची। सबसे पहले शांति प्रस्ताव लेकर जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए शांति प्रस्ताव भेजे थे। तो 4 शांति प्रस्ताव भेजे थे। सबसे पहला जो शांति प्रस्ताव भेजा था वो जलाल खां कोरची को देकर भेजा गया। महाराणा प्रताप ने जलाल खां कोरची की बात नहीं मानी और ये शांति प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया। दूसरी बार अकबर ने भेजा हिंदू राजा मानसिंह को। जयपुर का राजा था मानसिंह, आमेर का राजा, आमेर शासक, आमेर का शासक था मानसिंह, हिंदू राजा था। अकबर ने सोचा कि देखे एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा की बात मान ले और कैसे भी करके प्रताप अधीन हो जाए। तो अब की बार एक हिंदू राजा मानसिंह को अकबर ने प्रताप के पास भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की कसम खा चुका था। उसने इस बार भी अकबर के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मानसिंह को ही ये कह दिया कि तू भी अकबर की अधीनता को छोड़ दे और इसमें मैं तेरी सहायता करूंगा। तो उल्टा मानसिंह जो उसके पास शांति प्रस्ताव लेके आया उसको ही अकबर के खिलाफ करने का कार्य महाराणा प्रताप ने करना स्टार्ट किया। लेकिन मानसिंह ने बात नहीं मानी। तीसरी बार शांति प्रस्ताव भेजा भगवान दास को देकर। भगवान दास ये भी वही आमेर का ही शासक था, मानसिंह के बाद में आमेर का शासक बना। तो अब की बार भगवान दास को भेजा गया शांति प्रस्ताव लेके, लेकिन इस बार भी नहीं माना। और अंतिम शांति प्रस्ताव अकबर ने जो 4था शांति प्रस्ताव भेजा वो अपने राजस्व मंत्री अपने दीवान टोडरमल को लेकर भेजा। टोडरमल। तो अकबर ने प्रताप को अधीन करने के लिए 4 शांति प्रस्ताव भेजे। पहला शांति प्रस्ताव जलाल खां कोरची, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास के द्वारा और चौथा अपने राजस्व मंत्री या अपने जो मुख्य वित्त मंत्री था टोडरमल उसके द्वारा भेजा। लेकिन ये सब के सब यानी चारों के चारों मुख्य व्यक्ति महाराणा प्रताप को समझाने में या उसको अकबर के अधीन करने में विफल रहे। और अंत में फिर जब अकबर के सारे शांति प्रस्ताव विफल हो गए तो अकबर ने अंत में प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। और अंत में फिर प्रताप और अकबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। तो उस युद्ध की जानकारी